नमस्कार। मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेशी भारत में टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पटाखों पर, क्रैकर्स पे जो बैन लगा हुआ है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम अवसरवादी, अगर कहें कि आप, हिंदू जब त्योहार आते हैं उनको लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी हो जाती है और उनको लेकर तमाम बातें जो हैं वो सरकार भी संजीदा हो जाती हैं, सरकार भी सोचने लगती है और सरकार भी तमाम प्रतिबंधों का सहारा लेती हैं। आज इसीलिए अलग-अलग राज्यों में जहां पर पटाखों पर बैन लगा है, उन राज्यों के आप कह सकते हैं कि जिन पार्टी की वहां पर सरकार है वो सभी लोग हमारे साथ हैं। आज उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में खास तौर से, मध्य प्रदेश में और ऐसी जगहों पर अगर पटाखों की क्रय विक्रय को लेकर उस पर पाबंदियां लगी हैं, बैन क्रैकर्स का जो बात निकल के आई है, क्या ये हिंदू त्योहारों को लेकर ही खास तौर से होता है? जब भी आप देखते हैं कि होली आती है तो होली से पहले पानी को लेकर ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान बढ़ाया जाता है, फैलाया जाता है। भैया दूज और राखी के त्योहारों पर ये बातें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लेफ्टिस्ट लिबरल लोग फैलाने की कोशिश करते हैं कि बहनों को भी गाय के बराबर या महिलाओं को भी गाय के बराबर सम्मान दीजिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की पीछे की कोशिश करेंगे कि सरकारों के बीच या फिर मनोस्थिति जो है देश में, वो क्यों हिंदू विरोधी या हिंदू त्योहारों के विरोधी होती जा रही है। ये एक पक्ष है, क्योंकि पटाखों पर बैन होने से आम लोग नहीं खरीदेंगे वो अलग विषय है, लेकिन जो पूरे साल पटाखों पर काम कर रहे हैं या पटाखों की फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे मजदूर हैं या फिर उन कंपनियों को चलाने वाले मालिकान हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर पूरी चैन को देखा जाए तो वो चैन किस तरीके से प्रभावित होती है, उनका उनकी रोजगार पर या उनके पेट पर कितनी बड़ी लात पहुंचती है, क्योंकि कोविड-19 और इस लॉकडाउन ने देखें तो इस देश में रोजगार को बहुत कम कर दिया है। ऊपर से पटाखों पर बैन होता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है और जब वो पटाखे बनाने वाली कंपनियां ग्रीन क्रैकर्स जो है अ, उसको बनाती है तो उस पर भी एनजीटी कहता है कि साहब इसको भी बैन कीजिए। तो इस पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। एक बार उन लोगों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ हेलो। मैं एक बार आप हेलो। सभी लोगों का हाँ इंट्रोडक्शन जी। करवा दूं। हमारे साथ नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। कविता अशोक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और अगर आप देखें तो जल जंगल जमीन से लेकर महिलाओं के मुद्दों को लेकर अलग अलग मुद्दों पर कविता अशोक जी अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखती हैं। और आप देखिए जो आजकल दिल्ली या पूरे देश में अगर आप देखें, ये जो फॉग, ये जो धुआं, ये जो धुंध छाया हुआ है, उसको लेकर भी ये अलग अलग काम को करती हैं। कविता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ सुरजीत दास गुप्ता जी भी जुड़े हैं। सुरजीत जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रचित सब लोग तंत्रा से जुड़े हुए हैं। रचित जी अपनी सटायर व्यंग्यात्मक शैली बोली के लिए जाने जाते हैं। रचित जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, जो आप खुद आप अगर देखें तो वो एक एडवोकेट भी हैं और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जैनेन्द्र प्रताप अर्कवंशी जी हैं, सुहेलदेव पार्टी से हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, आपका भी स्वागत है। संदीप दुबे नेता बीजेपी भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप भाई, आपका भी स्वागत है। अखिलेश गौतम हमारे साथ मौजूद है, सीधे इटली से राजनीतिक समीक्षक हैं और चीजों को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं, खासतौर से देश की राजनीति को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं। सबसे पहले मैं सुजीत जी के पास पहुंचता हूं। सुजीत जी, इन पटाखों पर बैन को आप किस तरीके से लेते हैं और जी। किस तरीके से देखते हैं? संक्षिप्त में बताइएगा, फिर मैं कविता जी के पास पहुंचूंगा। जी। जी सुजीत जी। सर। सभी सभी पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को नमस्कार। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और श्रीकांत जी, मेरा जी जन्म 70 के दशक में हुआ था। पूरे जी 70 के दशक में और पूरे 80 के दशक में। हालांकि मैं समझता हूं बहुत पहले से ही मैं जागरूक नागरिक था, इसलिए बचपन हम्म से ही अखबार वगैरह पढ़ता रहा हूं। लेकिन पूरे हम्म 70 और 80 के दशक में ये बैन क्रैकर्स वाला विज्ञापन मैंने या फिर अपील कहीं पर भी नहीं देखी। हम्म मैं 1994 में दिल्ली में आया और 1995 में पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फुल पेज एड देखा, दिवाली से एक रोज पहले, जिसमें हम्म लिखा था कि पर्यावरण की खातिर हमें क्रैकरलेस दिवाली मनानी चाहिए। ठीक है।
अब देखिए, हम लोग हिंदू जैसे होते हैं, हमारा हिंदू समाज जैसा होता है, समझदार समाज है, सहिष्णु है, संवेदनशील है, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी मैं कभी पटाखों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता नहीं था, लेकिन उस साल मैंने खरीदे ही नहीं। उसके बाद अगले दिन जब दिवाली बीत गई, तो अगले दिन एक और फुल पेज ऐड आया, धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया हमारे साथ, कि इस बार की दिवाली जो मनी है 1995 की दिवाली बहुत साफ सुथरी, पिछले दिवालियों की तुलना में बहुत साफ सुथरी दिवाली। अच्छी लगी बात, चलिए बात आई गई हो गई। फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ, 90 के दशक में पूरा चला। उसके बाद धीरे धीरे हमें इसमें एक पैटर्न नजर आने लगा कि चुन चुन के जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, तो तब इनको अचानक पर्यावरण का ख्याल आ जाता है, इनको अचानक पानी के खर्च का ख्याल आ जाता है, और तमाम इनको ख्याल आते हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म बना है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो उत्सव मनाने के तरीके हैं, मानो कि पृथ्वी के खिलाफ एक षड्यंत्र हो। ये हिंदू समाज जो है, ये पृथ्वी पर एक बोझ है, ये पृथ्वी के खिलाफ एक एक पाप है एक, और इसको किसी तरह से दबा देना है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब आप दिवाली पर बोलते हैं और बकरीद पे बकरा कटने पे बोलते नहीं हैं, जब आप क्रिसमस ट्री पे जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके खिलाफ आप बोलते नहीं है, तो फिर एक पैटर्न उभरता है। और इसमें आप केवल लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसने हमारे मन को इतना दूषित कर दिया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के पैनल पे जो हैं, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो छोड़ दीजिए, खुलकर तो बीजेपी वाले भी नहीं बोलेंगे इस इशू पे, क्योंकि फिर कम्युनिटीज का नाम लेना पड़ेगा, और किसी भी पार्टी का आदमी कम्युनिटी का नाम लेके बोलता नहीं। तो ये जो हमारा एक, हमें जो सोशल साइंस का एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में, उससे हमारे अंदर ये बात ड्रिल कर दी जाती है कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, वो पर्यावरण विरोधी है, वो पृथ्वी विरोधी है, उसी के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर सच में, अगर आपको सेक्युलर बनना है, हाँ, अगर आपको सच में सेक्युलर बनना है और पर्यावरणवादी भी बनना है, और आपको कंजर्वेशन करना है एनवायरनमेंट का, तो जहां जहां जिस जिस कारण से प्रदूषण हो रहा है, हर चीज पे बोलिए आप एक समुदाय के खिलाफ बोलेंगे, दूसरे समुदाय के समय आप चुप हो जाएंगे। और जैसे आप कहां कहां पर देखिए, कहां कहां तक इसका प्रभाव विस्तार हुआ, बॉलीवुड में देख लीजिए। एक दिन प्रियंका चोपड़ा कहती है कि मेरे कुत्ते को बहुत तकलीफ होती है और मुझे अस्थमा की शिकायत है, अगले दिन उसकी फोटो छपती है सिगरेट पीते हुए, सिगरेट पीते हुए उसका अस्थमा, विद फैमिली सिगार, वही वही। अब सिगरेट पीते हुए उसके दमे की बीमारी कहां चली जाती है? इसी तरह से आप देखिए, अब इसी तरह से आप देखिए कि एनजीटी है, एनजीटी में एक ऐसे आदमी को बैठाया गया, स्वतंत्र कुमार, जो रिटायर्ड जज हैं। देखिए, जो एनवायरमेंटलिस्ट जो है, उसको आप कभी भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। ये कविता अशोक जी के लिए कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। तो मैं कभी, जैसे मेरी कोई सरकार बनी, तो उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट होगा, उसको कभी भी एनवायरमेंट का मंत्रालय नहीं मिलेगा। क्योंकि मिलने पर वही होगा जो जयराम रमेश के दौरान हुआ था। वो हर चीज पे वो फाइल पास नहीं करेगा, हर चीज पे मतलब विकास बिल्कुल रुक जाएगा पूरे देश का। यही होता है, क्योंकि उनका एक ना बहुत ही जेलस एक पैशन होता है उनका, और बहुत मजा आता है उनको किसी चीज पे रेड फ्लैग लगाने में बहुत मजा आता है उनको, बड़ा एक आनंद मिलता है। कविता अशोक, आप किस तरीके से ले रही हैं जो सुजीत जी ने कहा कि मतलब इस देश में जितने भी ये सो कोल्ड मतलब रक्षक हैं, वन संपदा के, पानी के, जंगल के, आकाश के, भूमि के, ये खास तौर से दीपावलियों पर ही क्यों निकल आते हैं? कविता जी। देखिए, मैं पर्यावरण पे काम करती हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम है पर्यावरण से। मैं ये मानती हूँ कि इस वक्त जो है, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, धर्म को बीच में कभी लाना ही नहीं चाहिए। ये बात है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोगों को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस वक्त जो है श्रीकांत जी, AQI इतना हुआ है, 300 से लेकर 700 के दौरान चल रहा है।
दिल्ली एनसीआर में। अब आप मुझे बताओ, सांस तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बराबर लेगा कि नहीं लेगा? इसमें धर्म की बात मैं आ सकती। दूसरी चीज ये है कि 44% असर प्रदूषित हवा पराली से हो रहा है। उसके लिए हम 10 साल से शोर मचा रहे हैं, और पिछले कुछ महीने से भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजारिश कर रहे हैं। अब इन्होंने 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने शायद कल ही की क्रैकर बैन है। मैं बहुत अप्रिशिएट करी हूँ क्रैकर बैन को। अच्छा, परसेंटेज कितनी? क्रैकर बैन से ज्यादा 10% फर्क पड़ेगा, वो भी 2-4 दिन। असली जो स्मॉग हो रहा है वो पराली से हो रहा है। तो एक तरह से ये वेलकम डिसीजन है कि चलो क्रैकर मत जलाएं। अब देखना ये है कि दिल्ली की जनता है कितनी गंभीरता से ब्रांड। कविता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मतलब कुल प्रदूषण में एक दिन के प्रदूषण का कितना प्रतिशत होता है? मुझे लगता है पॉइंट कुछ के आसपास होता होगा। आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपको उसकी नॉलेज भी है, समझती भी है। दीपावली पे जो बम पटाखे फूटते हैं, आम भाषा में बोलूं तो, उसका प्रदूषण कितना होता है? वो देखिए, दिवाली के पास जो है, आप खुद देखेंगे, मैं तो हर साल देखती हूँ, जिस दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली होती है उस दिन जरूर जंप करता है। 300 से 600 700 पहुंच जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो है इतनी पुअर हो जाती है। मगर आज भी 300 और 700 में है। तो मतलब ये है कि कारण बहुत सारे हैं प्रदूषण के। उनको कि क्यों नहीं एड्रेस करते? एड्रेस उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने पटाखे बैन कर, देखिए पिछले साल जब बात हुई थी ग्रीन क्रैकर्स पटाखे बैन की, तो सदर बाजार से बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जो पटाखों का बाजार है, और वहां से लोगों ने हमें किसी चैनल पे बोले थे, उन्होंने कहा मैडम ये बताइए कि अब लास्ट डे पे अगर ये बैन होगा 4 दिन पहले, तो हमारे जो करोड़ों के पटाखे हैं वो हमारे बने हुए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे खराब हो जाएंगे। वो उनकी बात ठीक है, ऊपर से कोरोना वायरस भी है, तो इस बार तो बिजनेस हुआ ही नहीं है इकोनॉमी में। आई एम श्योर पटाखे वालों को भी बहुत फर्क पड़ा है। मगर मैं क्योंकि पर्यावरणविद हूँ, मैं तो ये रिकमेंड ही करूंगी ना कि आप प्रदूषण के सब कारण रोको। पटाखे नहीं, आप पराली रोको, आप कंस्ट्रक्शन रोको, आप थर्मल प्लांट बंद करिए। जी जी जी, मजे की बात इसमें ये है कि हमारी सरकारों को नहीं पता है, और सरकार में कोई कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी को मैं अलग नहीं रखूंगा, क्योंकि तीनों ही उतने ही क्लूलेस हैं। किसी को नहीं पता है कि ये पटाखों से कितना प्रदूषण होता है या बाकी चीजों से भी कितना प्रदूषण होता है। मैंने आज एनजीटी की साइट जाकर देखी, उनके पास कोई स्टडी, कोई आंकड़ा नहीं है कि किस चीज से कितना प्रदूषण होता है, क्या कारण है और क्या बचाव के उपाय हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार की वेबसाइट जाकर देखी, उसमें मुझे आईआईटी कानपुर का एक स्टडी मिली। 334 पेज की वो स्टडी है। डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर दूसरा नाम मैं भूल गया हूं, बट 2 लोगों ने मिलकर वो की, डॉक्टर दीक्षित, ओंकार दीक्षित ने ये स्टडी की है। और उससे पता चलता है कि 72% से ज्यादा दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका कारण है गाड़ियां। और उन्होंने जो चार्ट बनाया था, जो एक पाई चार्ट बोलते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में, उस चार्ट में दिवाली का प्रदूषण या पटाखों का प्रदूषण दिख ही नहीं रहा था, वो इतना नेग्लिजिबल था। उसके बाद भारत सरकार की अगर हम बात करें तो 2019 में भारत सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे नाडकर्णी जी, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि गाड़ियों से प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा होता है और 365 दिन होता है, लेकिन पटाखों से प्रदूषण 1 दिन या 2 दिन होता है और वो बहुत सीमित होता है। तो नाडकर्णी जी ने ये स्वीकार किया कि भारत सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, कोई स्टडी ही नहीं है, कभी इस पर कोई काम किया ही नहीं गया है कि पटाखों से प्रदूषण होता है तो कितना प्रतिशत होता है, कितना सीवियर होता है और बाकी चीजों से कितना होता है। तो ये सब जो भी किया जा रहा है, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये मुझे कुछ इस तरीके से लगते हैं कि सलमान खान का जो केस था जोधपुर का, उसमें उनकी गाड़ी को रोककर, एक ब्लैक बक को शूट करने के बाद उनकी गाड़ी को रोककर चालान किया गया कि आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। ओह, अच्छा, तो उसी समझ गया मैं आप जो कहना चाह रहे हैं। कविता जी, कविता जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। एक स्टडी आई थी 2 साल पहले एयर पोल्यूशन पे, जिसमें ये प्रूव हुआ था, जब ऑड इवन लगाया गया था दिल्ली में, तब ये डेटा आया था कि ऑड इवन करने से भी सिर्फ 2% फर्क पड़ा। जो जैसे ये अभी कह रहे थे, उनकी बात से सहमत हूँ। ऑड इवन से ट्रैफिक पोल्यूशन जो जनरेट होता है उसमें सिर्फ 2% कमी आई। तो मुझे बताइए,
जो सोल्यूशन है ये छोटे मूव्स नहीं है कि 2 दिन पटाखे बैन करो, 2 दिन ऑड इवन करो। मेन आपको करना है इंडस्ट्रियल और पराली, और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके बात करें ना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तो सब बैठ है क्या कि नहीं प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कविता जी, ऐसा होता है जब आप इंडस्ट्री पर जब शिकंजा कसते हैं तो इंडस्ट्रियल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जब आप पराली पर बात करते हैं तो तमाम किसानों की हित और अनहित की बात हो जाती है, लेकिन जब आप क्रैकर्स बैन करते हैं तो वो जो उद्योग है वो बहुत छोटा है, और एक आम हिंदू तो अपने कपड़े खोलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा नहीं होगा कि साहब इस पर बैन कैसे लगा दिया। तो वही है ना कि गरीब की जो मुर्गी है वो सब उसको बनाना चाहते हैं। हाँ सुजीत जी। हाँ, कविता अशोक जी बहुत ही वैज्ञानिक बातें कर रही हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी राजनीतिक बू नहीं आ रही है। ये जो इन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे उनकी बातें सुनकर, क्योंकि उन्होंने पराली की बातें की, उन्होंने ऑड इवन क्यों काम नहीं किया ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके पीछे देखिए दिक्कत क्या है ना, ये जो हम लोग पटाखे पर बैठे हुए हैं, ये हम पटाखे की भी जो बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या है। मैंने आपसे कहा था कि 95 में जब क्रैकर बैन हुआ, क्रैकर नहीं खरीद के मुझे उस साल बहुत खुशी हुई थी। मुझे दुख बाद में हुआ जब उसमें राजनीति होने लगी। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें ऑड इवन क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए मोटरसाइकिल चलाने वाले एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कार चलाने वाले इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ऑड इवन में मोटरसाइकिल को छूट दे दी। इस वजह से क्या हुआ, उसमें पॉलिटिक्स आ गया। साइंस में जैसे ही पॉलिटिक्स आ जाता है, साइंस का तो बंटाधार हो जाता है ना। तो काम कैसे करेगा आप बताइए। आपने सब इतनी भारी संख्या में लोग मोटरसाइकिल जरा पूछ लेते हैं मुकेश सर। मुकेश जी, तुलना में कार की संख्या बहुत कम है। मुकेश जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, मतलब आप लोगों को जी हाँ देखिए, जो मुख्य मुद्दा है, मैं थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा सा बोल लूं। काफी विस्तार से चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। देखिए, अगर ये बैन सिर्फ धार्मिक आधार पे लगाया गया है या सिर्फ उसी समय मांगा जाता है तो हम लोग इसका विरोध करते हैं निष्पक्ष होकर। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, जो पटाखे चलाए जाते हैं वो प्रकाश पर्व पे भी चलाए जाते हैं, क्रिसमस पर भी थोड़े बहुत चलाए जाते हैं, शादी पे भी चलाए जाते हैं। और मेरा जहां तक हिंदू धर्म का स्टडी है, थोड़ा बहुत अध्यात्म का स्टडी है, जो दिवाली मनाने की परंपरा है, राम जब वापस आए थे अयोध्या तो पटाखे उस समय नहीं थे, दीप जलाने की परंपरा थी। ये बाद में जुड़ा है। और जो हिंदू समाज है या कोई भी समाज है, वो समय के साथ परिवर्तन होता है। एक समय होगा जब पटाखे चलाने में बहुत अच्छी चीज होगी। और मैं अगर ये सिर्फ इसलिए बैन किया गया है कि इनका संबंध सिर्फ हिंदुओं से है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। और सरकार अन्य वक्ताओं ने कहा है, एक मिनट मुझे जरा कंप्लीट जी, सवाल पूछे जल्दी। हाँ मुकेश जी, 7वीं ईस्वी में लाउड स्पीकर नहीं था, तो मस्जिद से अजान होता है लाउड स्पीकर से, आप बंद कर देंगे, नॉइज पोल्यूशन होता है उससे। आप मस्जिद के बारे में बोलिए, चर्च के बारे में बोलिए, मंदिर के बारे में। मैं इस पे अलग हट के थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली बकरीद में भी अवसर पे भी मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे हैं और अन्य जो हैं वहां पे भी पोस्ट देखे हैं। जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की लड़ाई है, जो आप यूरोप में देखेंगे, वो इसी पे आधारित है कि अगर आप कैथोलिक का जो ट्रेडिशनल है और जो नए लोग आते हैं तो ये बातें चलती हैं समाज में। अगर आप सिर्फ इसको एक हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो फिर तो किसी चीज पे कोई बैन नहीं होना चाहिए। जो चीजें जैसी चल रही हैं, बल्कि और ज्यादा पटाखे लोगों के घर में सप्लाई करना चाहिए, अगर सिर्फ इसी बात का इशू है तो। और बाकी लोग अपना कैंपेन चला सकते हैं। चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है सरकारें बहुत जल्दी अब दीपों पर भी बैन लगाएंगी, क्योंकि उससे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। मुझे कहीं कहीं लगता है ये, रचित जी और सुजीत जी इस बात से मानेंगे कि दीपक जलाने से कार्बन उत्सर्जन होता है और पूरे वातावरण का, आता हूँ मुकेश जी आता हूँ मैं आपके पास, पूरे वातावरण गर्म होता है दीपक जलाने से। चंद्रमोहन जी, आपकी सरकारें, आपकी पार्टी की जहाँ सरकारें, उनको हिंदुओं के त्योहारों से क्या दिक्कत है? चंद्रमोहन सर। देखिए कुमार श्रीकांत जी, दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत आदमी की सोच से है। अब सोच क्या है? सबसे पहली पोल्यूशन। उस पोल्यूशन पे अगर सोच हिंदू, मुस्लिम, होली, दिवाली, ईद के ऊपर चली जाएगी
तो ये सोच के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। और हम डिबेट किस पे कर रहे हैं? हम डिबेट इस पे कर रहे हैं कि पोल्यूशन कहाँ गया है, और पोल्यूशन पे निकम्मापन किसका हुआ? दिल्ली सरकार का। कि दिल्ली सरकार के 6 साल के 7 साल 8 साल जो भी गुजरे, उसके अंदर उसने पोल्यूशन के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाए। और दिल्ली के अंदर 50 ऐसी बड़ी स्थान है जिसके अंदर पोल्यूशन 900 डिग्री से पार चला गया, और उसका इफेक्ट ये पड़ गया कि पानी के अंदर भी सल्फर आने लग गया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं तो मंद बुद्धि व्यक्ति हूं, लेकिन उन सब मंद बुद्धि व्यक्तियों में बुद्धिमान में मैं मंद बुद्धि ये समझ नहीं पाया कि हम पोल्यूशन के अंदर मजहब पे कैसे चले जाते हैं। सरकार की नाकामी के ऊपर मजहब को ठोक देना और मजहब को ले आना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? हमें ये सजेशन करना चाहिए कि दिल्ली सरकार जो अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, जो अपने पैसे को बर्बाद करती है, जिसका वो यूज नहीं करती। जब 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार की शीला दीक्षित के टाइम पर हरियाली के ऊपर ठोस कदम उठाए गए थे, उसके साथ साथ जो पोल्यूशन को कम करने के सिस्टम को डेवलप करा गया था, तब पोल्यूशन सेंटर आता था, सीएनजी बसें लाई गई थी, जिसके कारण आ गया था। ओडन इवन आया, ठीक है, ओडन इवन का बेनिफिट किसको मिला? किसी को मिला थोड़ा ओडन इवन का, लेकिन दिल्ली सरकार ने उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंप बनाया। आज की जो भी सरकार है वो मैनेजर मैनेजमेंट का इवेंट्स बनाने में लगी हुई है। कोई ताली और थाली बजाता है, और आजकल एक नया काम चल गया है हरियाली वाला। हर रेड पे खड़े होकर देखिए तो दिल्ली सरकार 700-800 रुपए में अपने खुद के वर्कर को पैसा देके टोपी और बिल्ला लगाकर, ठीक है, काम तो दे रही है, अरे बेरोजगारी तो दूर कर रही है दिल्ली सरकार, काम तो बहुत जरूरी है। बात देखिए, बात बेरोजगारी की नहीं है, बात जिस विषय पे ठीक होना चाहिए। दिल्ली सरकार को अगर पोल्यूशन पे पोल्यूशन पे रेड लाइट के ऊपर खड़े होकर देश के भविष्य को खड़ा करवा दो, और उसके लिए उसकी कपड़े बना के खड़ा कर लो, उससे बेटर है कि उसके लिए और संस्थान अवेलेबल करवाओ। जैसे हमारे पैनलिस्ट में एक हमारी बहन बैठी है जिन्होंने अच्छे अच्छे सजेशन दिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है पराली का, पराली के लिए भी एक कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार इतना पैसा जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है, उसके लिए वो क्यों नहीं पराली को जलाने के लिए ऐसे संस्थान डेवलप करती है जिससे कि पराली के अंदर किसान ना जलाए। संदीप जी, आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में है, मजहब धर्म की हो तो प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, वो राष्ट्रवादी सरकार, वो हिंदूवादी सरकार उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, और तमाम आपके बीजेपी राजित प्रदेश है सर। ये हिंदुओं से चिढ़ कैसे हो गई सर? ये कैसे आप लोगों का, मुझे लगता है घर वापसी हो गई है, या फिर ए टीम बन गए हैं आप? नहीं संदीप जी, ये पटाखों से क्या बैर है? ये विषय पे अभी बैन तो हमारी जहाँ सरकारें, हम लोगों ने बैन नहीं करा है। मैं सिर्फ कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कल या परसों का आदेश है, उसने कहा कि अगर पॉल्यूशन होता है तो उसके लिए जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार है। तो जो सरकारें पॉल्यूशन से नहीं निपट सकती, वो अपनी जिम्मेदारी जो है आम जनता पे ठोप देंगी कि आम जनता का जो उत्सव है, त्योहार है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पंजाब में पराली जल रहा है, कांग्रेस के नेता नहीं कहेंगे कि पंजाब से पराली बंद हो जाना चाहिए। हरियाणा में भी जल रहा है, हरियाणा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पराली बंद हो जाए, और काफी सफल। और तो दिल्ली में भी पूसा की टेक्निक लाकर पराली को खाद बनाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार, लेकिन क्रैकर भी बैन कर रही है। दिल्ली के अंदर ये और ये है वोट बैंक के अंदर, जिस वोट बैंक को चाहिए उसको खुश करने के लिए इस तरह की सरकारें जो है पूर्ववर्ती से इस तरह की घोषणाएं करती रहती है, खुशी का संदेश देती है। आज मैं एक सर्च कर रहा था गूगल पे, जब आपके टॉपिक आया तो मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो इसमें कम से कम मुझे सैकड़ों निबंध लिखे हुए मिले। तो एक सुरजीजा जी के बात को मैं काफी और गंभीरता से लेने लगा कि उस सारे निबंध में सल्फर, जो बड़े बड़े केमिकल्स की बात लिखी हुई है, और पटाखे नहीं जलने चाहिए, किस तरह नहीं जलने चाहिए, इसको लेके हमें लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक तरह से ये षड्यंत्र है, ताकि जो भारत का उद्योग धंधा है, एक ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ इंडस्ट्रीज के रूप में भारत में है, और वो हर जगह पटाखे जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज किसी तरह बंद हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये सोचने की जरूरत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बैन है कि नहीं, ये बताइए यार। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बैन है कि नहीं संदीप? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बैन है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है बैन। ओ, अब आपके राज्य सरकारों में है? में बैन है, कर्नाटक में बैन, कर्नाटका में कैसे बैन हो गया? ये तो मुझे लगता है कि तो उसको भी देखेंगे। लेकिन आप एक और बात बताइए, पिछली बार, मैं एक वकील भी हूँ, तो वकील होने के नाते पिछली बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे देश में बैन रहेगा, और पूरे देश में हिंदुओं ने पटाखे जलाए। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय खुद अपना अपमान करा रही है। जो सरकार इस तरह के निर्णय
वो सरकारें खुद अपना अपमान करा रही हैं, क्योंकि जब जनता ही उनकी जन भावना से नहीं जुड़ेगा, जनता ही उसको स्वीकार नहीं करेगा उसके आदेश को, तो फिर वो किस बात का आदेश, कौन सी सरकार? मैं तो साफ साफ ठीक है, लेकिन मुकेश जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मुकेश भाई। मैं भारतीय हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी का पक्षकार हो सकता हूँ, किसी पार्टी का सदस्य हो सकता हूँ, मैं हिंदू होने के नाते कहूंगा हमारे त्योहार पे उंगली उठाने मुकेश आनंद, हमारे त्योहार को रोकने वाले और हमारे पटाखों को नहीं जलने देने वाले लोग वो इस देश के हिंदू विरोधी लोग हैं। ठीक है, ठीक है मुकेश आनंद, हमारे साथ ही ठीक है, आ रहा हूँ मुकेश आनंद जी। आपकी पार्टी कह रही है कि अब एनजीटी, मतलब पार्टी बात हो रही है कि अब एनजीटी के हिसाब से जो ग्रीन क्रैकर्स है उन पर भी बैन लगा दिया जाए। मतलब एक तो मरा, ऊपर से इतना मरा, उसने कर्ज लेकर जो ग्रीन क्रैकर्स बनाए उस पर भी पाबंदी। मुकेश आनंद जी, मेरे हिसाब से अभी मैडम थी, शायद चली गई है जो एनवायरमेंटलिस्ट थी। देखिए, जो भी हो, चाहे जुडिशियल ऑर्डर हो या सरकारों का ऑर्डर हो, मेरा निवेदन यह है कि इस पे एक वैज्ञानिक जो है होनी चाहिए, अनुसंधान, रिसर्च होना चाहिए और एग्जैक्टली ये पता चलना चाहिए किसका क्या प्रतिशत है। दूसरी बात, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो अगर आप बैन करना चाहते हैं पूरी तरह, तो आप उसका जो प्रोडक्शन है उसको बैन करिए, ये लोगों को मझधार में मत छोड़िए। ये तरीका नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी वकील साहब थे, चले गए, मैं भी एडवोकेट हूँ। जो मूल अधिकार है कि काम करने का उसका अधिकार है, आप काम वो करता है साल भर, और जब उसकी बिक्री का समय आता है, आप नीजर्क रिएक्शन इसको कहते हैं कि एकाएक उसको बंद कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल चैलेंज है कि आप किसी का जो फंडामेंटल राइट है, अगर आप एक दिन की बात तो है नहीं कि आज पता चला है कि ये पोल्यूशन होने वाला है, इसका एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपस में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम टोकनिज्म में बहुत विश्वास करते हैं। हमने एक झंडा लहरा दिया, हमने हरे रंग का पहन लिया, हमने केसरिया पहन लिया। जो कॉन्क्रीट एक्शन होना चाहिए ग्राउंड पे, कि आप पहले उसको स्टडी करिए, बाइफरकेट करिए। मुकेश भाई, मैं आता हूं आपके पास, मुकेश भाई आ रहा हूं, मैं आपके पास आता हूं, ठीक है, लेकिन जी हाँ, कविता जी, अशोक, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए कविता जी। चंद्रमोहन जी, आता हूं मैं आपके पास, हाँ बोलिए। अभी 2 कमिटीज बनी है जिसमें 20 लोग हैं। अभी एक नई कमेटी बनी है एनजीटी के कहने पे, और उन 20 लोगों को मैं जानती नहीं हूँ ना, मैंने जिज्ञासा रखी, मगर मुझे पता है जो पर्यावरण पे काम करने वाले मेरे जैसे और भी बहुत मुझसे बेहतर काम करने वाले लोग भी हैं, कोई उस कमेटी में नहीं है। हम 10-10 साल से कम सुझाव तो आपको अच्छे दे सकते हैं, ऐसे लोगों को रखती नहीं है कमेटी में। कमेटी में ऐसे लोग है ना, देखिए सरकारें अपने हिसाब से लोगों को रखती है ना, पर्यावरण से दिक्कत बड़ी है, कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए ठीक है, समस्या का हल कैसे निकलेगा? जैनेंद्र आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? हमारे साथ पीयूष जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, और जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो इनका एक्सपीरियंस है। पीयूष सर, आपका भी स्वागत है, आप तक भी आऊंगा मैं, लेकिन जैनेंद्र जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। श्रीकांत भाई, मैं कुछ थोड़ी सी 2 मिनट की बात पहले रखना चाहूंगा कि पहले तो हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कृति में पटाखों का इतना कहीं उल्लेख नहीं था। ये पटाखों का पहली बार चलन जो हुआ वो 15वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं या मुगलों के दरबारों में जब वो लगती थी झांकियां, तब यूज होता था। 1923 में नादर भाई थे, तमिलनाडु के रहने वाले, वो शिवकाशी से गए थे वेस्ट बंगाल। वहां पर उन्होंने माचिस की फैक्ट्री में काम किया और उसके बाद वो वापस आए शिवकाशी में। सर ये ज्ञान मैं गूगल से ले लूंगा, वो यहाँ पर समय पर सर विकिपीडिया का ज्ञान मत डालिए। मुझे ये बताइए, आप लोगों के गुर्दे क्यों लाल होते हैं जैनेंद्र? आप लोगों के गुर्दे क्यों लाल होते हैं अगर पटाखे हिंदू को धर्म से जोड़ दिया? इस वजह से मैं पहले आप ही की बात को बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये सदियों और शास्त्र। अच्छा जैनेंद्र जी, मैंने कभी नहीं देखा आप ईद पर बोल रहे हैं कि फ्रेंडली बकरा काट लो। मैंने नहीं देखा जैनेंद्र को कभी, आपने नहीं कहा कि बकरे की जगह केक काट लो। आगे बता रहा हूँ। अब बात आई कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का, तो इसमें खुद कुछ स्टडीज हैं, छोटी मोटी हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि कुछ लोगों की मृत्यु होती है,
उन्होंने आंकड़ा तो जो दिया है वो 15 से 20 लोगों का दिया है, केवल दिल्ली का दिया है, पूरे देश का नहीं है, वो केवल एक राज्य तक सीमित आंकड़ा है। लेकिन उन्होंने जो उसमें सबसे खास बात बताई है वो ये बताई है कि सरकार को 2018 में 55,000 करोड़ का टोटल सरकार को 55,000 करोड़ का लॉस हुआ भारत सरकार को। इसके अलावा होने वाले जो ध्वनि प्रदूषण है उससे जो जानवर हैं या चिड़िया वगैरह जो पक्षी, यार आप लगे यहाँ पर निबंध बांचने। रचित इनकी आखिरीबाजी बहुत है भाई। रचित इसे देखना नहीं चाह रहे। ठीक है जयेंद्र, आ रहा हूँ मैं जयेंद्र। रचित ठीक है, देखिए हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, सर ऐसे मत बांचिए जयेंद्र, ऐसे मत बांचिए, ऐसे मत सुनाओ यार, ऐसे मत सुनाओ। बहुत स्वागत योग्य कदम है कि भाजपा शासित सरकारों ने, तृणमूल शासित सरकारों ने, कांग्रेस शासित सरकारों ने करवा दे क्या? मैं इसका स्वागत कर जयेंद्र जी चाहते हैं डीओ को भी बैन करवा दे, फिर मैं पीयूष जी पे जाऊंगा जी। हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये परंपरा की बात कर रहे हैं कि हजारों साल पुराना नहीं है और ये नहीं है, तो हम ये स्पष्ट कर लें कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो किसी आसमानी किताब पर नहीं चलता है जो कुछ हजार साल पहले लिखी गई थी। उसमें जो लिखा है वो हलाल है, बाकी सब हराम है। वैसे हमारा नहीं होता। हमारी संस्कृति इवॉल्व करती है और परंपराएं भी, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात मैं जयेंद्र जी से चाहता हूँ, जयेंद्र भाई हाँ जयेंद्र जी दूसरा मैं चाहता हूँ कि अगर गलत निबंध मत सुनाइए। जयेंद्र निबंध नहीं चाहिए, जयेंद्र निबंध नहीं चाहिए, डरिए मत। मैं आपकी पार्टी का समर्थन चाहता हूँ। मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूँ कि गाड़ियां चलाने से, एक्सीडेंट से हजारों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, तो पूरी गाड़ियां चलने को बैन कर देना चाहिए, सबको पैदल चलाना चाहिए। क्रिकेट खेलने से देश में 2-4 लोग हर साल मरते हैं, तो क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। ठीक है। तो आप जो ये आंकड़े दे रहे हैं कि दिल्ली में किसी ने बताया कि कुछ मृत्यु होते हैं क्रिकेट खेलने से फिल ह्यूग्स की मृत्यु हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में भी ऐसे बच्चे जो खेलते हैं, अनगार्डेड क्रिकेट खेलते हैं, उससे मृत्यु हो जाती है। तो क्रिकेट खेल पर बैन लगा देना चाहिए। 150 साल के नहीं, आप इसे ऐसे मत देखिए, एक 150 साल के इतिहास में अगर देखिए ना, लोगों की मृत्यु हुई और केवल 4 दिनों के त्योहार में 15 लोगों की मृत्यु हो रही है केवल एक राज्य में, इसमें बहुत अंतर है। को भी बोलने दीजिए पीयूष पंत। पीयूष जी आप इस पूरे वाक्य को, इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं पीयूष सर? नहीं देखिए, ये इस मसले के 2 पहलू हैं। एक तो जो है कि एक स्वास्थ्य से जुड़ा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि पोल्यूशन का मामला जो है उस हिसाब से इस पर बैन भी लगता है। और दूसरा है कि आपकी रोजी रोटी का मसला है, क्योंकि ये दोनों इसके पहलू हैं और लगातार टसल इसमें होती रहती है। और आज की बात नहीं है ये, देखिए बैन जो एक परंपरा बन गई है। हर साल दिवाली के पहले ये जो खासकर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन लेवल काफी बढ़ जाता है एनसीआर का, तो ये होता है। 2016 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, और फिर हुआ। बल्कि 2017 में तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था, पूरे देश में बैन की बात आई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वहां पे ये आर्गुमेंट किया गया, जो क्रैकर्स बनाने वाले थे, कि साहब ये हमारी रोजी रोटी का है। अब जब हमने ये सारी तैयारियां कर ली है, सारा माल बन गया है, अब आप जो है इस पे बैन लगा रहे हो, तो कैसे चलेगा ये? तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई इस तरह का मत नहीं दे पाया, और उसने कहा कि एक जो है बॉडी बनाई जाए, और जो अगर बैन जो लगता है 1 साल, जो जितना 1 महीने का, तो उसका क्या प्रभाव होता है उसको देखा जाए। तो मेरा कहना यह कि सरकारें कोई स्टडी नहीं करती, जो लगातार टाइम टू टाइम बैन लगाया, तो उससे जो है कि जो आपके पोल्यूशन पे कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा, वो एक सीधा सा कारण मानती है कि आप इस पे बैन कर दीजिए। तो अगर करना भी है तो आप एक नीतिगत बनाइए इसको, और कम से कम ये बनाइए कि साहब अब ये नहीं होगा, ताकि जो उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं वो अपने दूसरी रोजी रोटी ढूंढे, वो इसको ना करें। आप ऐन मौके पे लाके बैन कर देते हैं, तो उनका इनपुट्स लगता है, उनकी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, मजदूरी लगती है, तो उनकी रोजी रोटी से है, तो उनको एकदम से धक्का लगता है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक नीति बनाइए इस पे। आप ये कह के चलिए कि साहब ठीक है, तो हम ग्रीन पटाखे यूज करेंगे, ठीक है, उसमें कम पोल्यूशन होता है, 30% लेस है उनमें, तो उसको आप लेकिन फॉलो कीजिए। ये नहीं कि अचानक से फिर एनजीटी कहता है कि नहीं साहब ग्रीन पटाखों में भी जो है बैन। तो अभी आप सोते हुए जाग रहे थे क्या? अगर यही करना था एनजीटी को, तो आज से 6 महीने पहले कहता वो। तो ये है कि एक नीति आपको बनानी पड़ेगी, और उस नीति में आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार जब ये तय हो जाए कि हाँ साहब
नीति के साथ नियत भी, नीति के साथ नियत भी पीयूष जी। ठीक है, अखिलेश गौतम, ये आखिर दिक्कत क्या है? नीति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है? मुझे नीति नहीं, मुझे नियत में दिक्कत लगता है। अखिलेश जी। हाँ जी, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरा एक पॉइंट है, एक पॉइंट यह है कि पटाखे मेरा बेसिक इंटीग्रल रिलीजियस राइट है। नाउ यहां पर क्या होता है कि हिंदुइज्म जो है एक बड़ा फ्लुएंट और एक अनडिफाइंड चीज हो गई है। तो मुकेश जी ने बोला कि मेरा आध्यात्मिक थोड़ा रिसर्च है और उसमें हमने पहले रामचंद्र जी आए तो वहां पटाखे नहीं थे। अभी जैन जी बोल रहे थे अभी 400-500 साल मुगल आए तब से पटाखा शुरू हो गए हैं। इस पर हम एक अलग डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वेयर आई कैन प्रूव टू यू दैट पटाखे इज एन एब्सोल्युटली बेसिक रिलीजियस राइट ऑन माई दिवाली and my Diwali is incomplete without पटाखे। I can prove that। एक मिनट, मैं एक हिंदू हूं, मेरा ये मानना है और मेरा उसके पीछे उसका आध्यात्मिक, उसका ज्योतिषीय, उसका मेरा आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण है। तो सुप्रीम कोर्ट है या जो सरकार है, जब वो ये फैसला सुना रही है तो वो क्यों नहीं उस हिंदू तबके को बुला रही? क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं एक मिनट, अगर मुझे पटाखा फोड़ना है एक साल में एक दिन, और मुझे उस साल में एक दिन में मुझे कोई आरडीएक्स एक मिनट मैं आप से एक चीज पूछ रहा हूँ। चलिए, ये तो हिंदुओं के लैंड है, हिंदुस्तान इसे कहते हैं, या बाकी भी धर्म रहते हैं। आप तो इटली में रहते हैं जहाँ अंग्रेज भी रहते हैं, और वहाँ रोम है, और रोम से ईसाइयत शुरू होती है। वहाँ तो आप दीपावली के दिन पटाखे जला लेंगे, लेकिन ये दिल्ली में रहने वाले जो ज्यादातर हिंदू है वो पटाखे नहीं जला पाएंगे। श्रीकांत जी, मैं पिछले 20 साल से, जब से मैं 95 से मैं अपने देश से छोड़ा था, इस साल छोड़ के मैं हर साल दिवाली में मेरा प्रण रहता है कि मुझे दिवाली में अपने भारत आना है, क्योंकि वो मेरा बेसिक है, मेरी अपनी आस्था है। जैसे लोगों की आस्था हो सकती है कि मुझे मक्का जाना है, मेरी व्यक्तिगत आस्था है कि चाहे मैं साल में कभी ना आऊं, भाई मैं 5 दिन के लिए आऊं, पर मैं दिवाली आऊंगा, दिवाली में अपने माता पिता के साथ रहूंगा, और पटाखे, एज ए टोल्ड यू, कि वो मेरी बेसिक राइट है। अब इस पर बेसिक राइट को एक सुप्रीम कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक गवर्नमेंट एक ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग आप मुझे रेगुलेट कर सकते हो कि भाई आप आरडीएक्स मत फोड़ो, आप इतने वॉल्यूम का मत फोड़ो, कम से कम आप फुलझड़ी तो जलाने दे सकते हो, मेरे को एक अनार तो जलाने दे सकते हो, मेरे को कुछ, क्योंकि इसके पीछे कारण है। आपने मुझे, मैं अब एक चीज बता दीजिए, जो मेरी रिलीजियस राइट है, मैं कहां चला जाऊं? मैं सऊदी अरब चला जाऊं, पाकिस्तान चला जाऊं? चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कहां जाऊं? अखिलेश जी एक बार सुन लीजिए, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। अखिलेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। समझिए, अखिलेश जी की बात से मैं सहमत हूं, बिल्कुल इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है और बिल्कुल राइट है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत। देखो, ये एक तर्क है, तर्क यह है कि एक तर्क एक इंडियन होने के नाते दिया जा रहा है, तो वो तर्क ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो सरकार चुनी जाती है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, सरकार का दायित्व बनता है कि जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर जिस चीज से नुकसान हो उसकी हिफाजत ह्यूमन के साथ करने का उसका दायित्व होता है। फिर अगर हम बात तो करके दूसरी तरफ मोल्ड कर दें और अधिकार की बात छोड़ दें और सरकार को बख्श दें, ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने के लिए क्रैकर का बहाना लेके पोल्यूशन से बचना चाह रही है, जबकि पोल्यूशन की चंद्रमोहन जी ने कही, ये बात चंद्रमोहन जी ने कही। सुजीत जी एक मिनट, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, एक लाइन बस, एक लाइन बोलिए अखिलेश जी। सुरजीत जी के पास जाइए। बात यहाँ पर यही आ रही है चंद्रशेखर जी, बात ये आ रही है कि सरकार तो ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, पर बात ये हो रही है कि सरकार में वो कौन से तत्व हैं, सरकार की ये कौन सी मानसिकता है। जैसे सुरजीत जी ने बोला कि एनजीटी में आदमी अपने आप नहीं बैठ जाता है, वहां कहीं ना कहीं सरकार बड़े एजेंडा के साथ बैठी है। सरकार की मंशा बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल करने की नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, सिर्फ उसका अपने आप को किसी तरीके से हाईलाइट करने की बात है। चंद्रमोहन जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में है। यहाँ पर मेरी शिकायत बीजेपी से है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी नहीं करे, करना पड़ेगा, कंट्रोल कर सकती है, यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर और उसके ऊपर जो बीमारी होनी चाहिए, जो व्यापारी को मार पड़नी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं रखना चाहती। इस मुद्दे पर बीजेपी को, सुरजीत एक लास्ट लाइन, सुरजीत, इस मुद्दे को बीजेपी को कटघरे में लाए बिना आप नहीं हो सकते, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं लाऊंगा अभी उनको। अभी लाऊंगा। ये इनका दोहरा चरित्र है, ठीक है, बीजेपी का दोहरा चरित्र है। मैं हमेशा कहता हूँ
जी हाँ सुजीत जी। जी 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 नहीं, चंद्रमोहन जी या मुकेश जी जब कहते हैं कि ये जो इस पर वैज्ञानिक बात होनी चाहिए, मजहब की बात क्यों आ रही है, तो उसमें मुझे एक बंगाल का कहावत मुझे याद आ रहा है कि मेरी दादी कहती थी, हागुंतिर लाज नहीं देखुंतिर लाज। आप देखिए ये पूर्वांचल में और बिहार में मैदान जाना समझते हैं ना। हाँ एक आदमी मैदान कर रहा है, ठीक है, उसको कोई लाज शर्म है नहीं। एक आदमी गुजर रहा था उधर से, उसको बोल रहा है कि तुम देख क्यों रहे हो, लज्जा नहीं आती तुमको, शर्म नहीं आती है। तो मतलब आप धर्म के आधार पे पक्षपात करें, उसमें दोष नहीं है। हम पॉइंट आउट करें तो उसमें दोष है। क्योंकि देखिए अब मैं बिल्कुल एक नास्तिक की तरह बात कर रहा हूं। अब अगला जो मैं पॉइंट कहूंगा, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन नास्तिक की तरह अगर सेकुलर बात में कहूं, ये जो पटाखे फोड़ना, ठीक है, जब पूजा समाप्त हो जाता है विसर्जन ले जाना, या फिर मुहर्रम का जुलूस निकलना, ये सब इनका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? इन सभी इवेंट से आप सोसाइटी के अंदर अपना प्रेजेंस रजिस्टर करते हैं। आप कहते हैं कि हम अस्तित्व में हैं, ये देखो हमारा अस्तित्व। जब सड़क से जब कांवरिया जाता है या सड़क से जब, तो वो हिंदू कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं कि ये हमारा अस्तित्व है। सड़क से गुजरता हुआ कांवरिया जो है अपने अस्तित्व को रजिस्टर कर रहा है। उसी तरह से मुहर्रम के जुलूस में जाने वाला जो आदमी है, वो मुसलमानियत को रजिस्टर कर रहा है हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल पे एक छवि बना रहा है कि ये मुसलमान है, ठीक है। तो जब आप चुन चुन के जितने भी हिंदू मान्यताएं हैं उन पे रोक लगा देते हैं, तो समाज में हिंदू रजिस्टर श्रिंक कर जाता है। हिंदू रजिस्टर जो है लोगों के मानस पटल से धीरे धीरे ओझल होता रहता है। ये हो गया सोशियोलॉजी की बात। अब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। बचपन में आपने पटाखे खरीदे होंगे, तो पटाखे के ऊपर लेबल आपने देखा होगा शिवकाशी तमिलनाडु। आपको पता है आज शिवकाशी की क्या हालत है? जिन लोगों को कम से कम 10-12 साल पहले जो बेरोजगार थे। हाँ जी सुजीत जी, एक क्वेश्चन बताइए, अगर आज ईद के ऊपर बकरा कटना बैन हो जाए और दिवाली के ऊपर क्रैकर बैन हो जाए, तो आप समझते ठीक है? मैं समझता हूं आप में हिम्मत ही नहीं है करने की, करके दिखाइए। फिर वो हिम्मत वाली बात नहीं है। नहीं, आप है ही नहीं हिम्मत, जिसपे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप अभी हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं, बात पोल्यूशन की हो रही है, आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सरकारें या देश की सरकार या आपकी भाजपा आज बकरा कटने पे बैन कर देती है और दिवाली पे क्रैकर बैन कर देती है, तो ठीक है, आप खुल के बोलिए हाँ या ना बोलिए। आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं आप पे प्रश्न कर रहा हूं। हिम्मत नहीं है ना, आप जैसे हिंदू के पास हिम्मत नहीं है। आप खुल के क्या, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था, अब आप डरेंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरे को और सोशल 95 में मैं आप लोगों ने मेरी खुशी सुन ली, आप लोगों ने पक्षपात करके ऐसे हरकतें होती हैं। हम डरते नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, हम डरते नहीं है। आपको कुर्सी से चिपके रहना है, मैंने तो कोई कुर्सी नहीं है। और दिवाली में बैन कर दीजिए, आप हिम्मत है? आपको कुर्सी से चिपके रहना, मैंने तो कोई कुर्सी नहीं है, किससे चिपको? आप बिना हिम्मत के लोगों को गलगलाते हैं, यही गलत है आज देश के अंदर। रचित कुछ कह रहे हैं, रचित कुछ कह रहे हैं। आप पक्षपात करते हैं उसमें दोष नहीं है, हम पॉइंट आउट करते हैं उसमें दोष है। पॉइंट के साथ अपनी हामी भरिए ना, अपनी बात की हामी भरिए कि मैं इसमें हामी भरता हूँ, बोलिए हामी भरिए। मैं तो कह रहा हूँ आप सभी के साथ बराबरी का नहीं, आप अपनी हामी भरिए, मैंने हामी भरी, मैंने हामी भरी, आप अपनी हामी भरिए ना, पता चलेगा देश को। हामी भरिए नहीं, आप करके दिखाइए। ठीक है चंद्रमोहन भाई, ठीक है सुजीत जी, रचित ठीक है, चंद्रमोहन जी, राजस्थान में करके दिखाइए। ठीक है सुजीत जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, एक मिनट। हाँ रचित जल्दी। मैं आज घोषणा करता हूँ, अगर चंद्रमोहन भाई अपने एक राज्य में भी बकरी काटना बैन करा देंगे तो मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं। देखिए, आप कांग्रेस के लिए प्रचार मत करिए, कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों को कांग्रेस की प्रचार करने की। कांग्रेस का जो सिस्टम है वो देश के आजादी से आज तक चल रहा है, उसे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और ना ही कांग्रेस देश से जाने वाली है। पहला राइट माइनॉरिटीज का है ना, पहला राइट माइनॉरिटीज का है, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था। और ना ही ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ठीक है पीयूष जी से कांग्रेस बीजेपी ना करे, लेकिन बात तो सही है ना कि
जो हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो त्योहारें हैं, उन पर ज्यादा कुछ आप कहे कि उस पर ज्यादा बोझ डाला जाता है या उनके फ्रीडम को ज्यादा दबाया जाता है? पीयूष जी, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि ये डिरेल करने वाला मामला है, अगर आप उसको हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से देखेंगे तो, क्योंकि ये सीधा सीधा जो हम सभी के स्वास्थ्य और रोजी रोटी का मामला है, सीधा सीधा। जहां तक परंपरा का है, तो रामचंद्र जी भी जब आए थे जिस समय में, और जब हमने अपने लोगों ने उस समय अपने घरों को सजाया था और जलाया था, तो न तो उस समय लाइट थी बिजली की और न पटाखे थे, तो वो एक खुशी का माहौल था स्वागत करने का। उसको रंग रोगन से था, मेन तो होता है रंग रोगन और दिया बाती, यही मेन तो है, अगर आप परंपरा माने धर्म के हिसाब से भी। तो ये तो हमने धीरे धीरे उसमें अपनी खुशी का इजहार करने के लिए त्योहारों के साथ जोड़ते चले गए परंपराओं को, जो कि समय के साथ जब चुनौतियां मिलती हैं तो हमें उनसे समझौता करना पड़ता है। और आज का वो समय आ चुका है, खासकर कोविड के टाइम में, और जो पर्यावरण का जो जिस तरह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लेकिन सर पीयूष सर माफी के साथ क्या दियो पर भी मुझे लगता है आने वाले 10-20 सालों के बाद, पीयूष जी, आने वाले 10-20 सालों के बाद मुझे लगता है दियो पर भी प्रतिबंध होगा, मोमबत्तियों पर भी प्रतिबंध होगा। वो जो लाइट्स लगती है कि साहब, इससे ऊर्जा बहुत खपत होती है, बिजली बहुत लगती है और कार्बन उत्सर्जन दिए से बहुत होता है। तो आने वाले 10-20 सालों के बाद हम देखेंगे उन पर भी प्रतिबंध हो सकता है। हो सकता है होगा, और ये होगा तो क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लाइफ स्टाइल बनता जा रहा है, जो हम जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिसके जो हमको चुनौतियां आ रही हैं, तो चुनौती के हिसाब से हमें वो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बदलाव लाने होते हैं। रचित कुछ कह रहे थे आप? जी, बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम चीजों को बदल रहे हैं, तो अभी दियो को तो बैन कर देना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे। साथ ही मिठाइयों को भी बैन करना चाहिए क्योंकि देश में डायबिटीज बढ़ती जा रही है। हाँ, मोटापा हो जाता है, और खासकर खोए की मिठाई, क्योंकि जब खोए की मिठाई बनाई जाती है तो गैस मोटापे में मुझे जैनेंद्र जी याद आ जाते हैं। हाँ जी, गैस जलती है तो गैस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसलिए मिठाइयों को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र के समय पर कौन सी मिठाई चली थी, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हाँ, ठीक है जैनेंद्र जी, आप, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी पटाखों पर और मिठाइयों, पटाखे तो हो गई बैन, आपने करवाई दिए, लेकिन दियो पर, मोमबत्तियों पर और चीन, ये जो झालर लगाया जाता है, साफ सफाई जो किया जाता है, और मुझे लगता है मिठाइयों पर भी बैन लगवा के मानेंगे। जैनेंद्र जी, पूरी मंशा है आपकी, प्लान बना लिया आपने। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है और समाज समझदार होता है, तो वो कुछ जो गलत परंपराएं होती हैं उनको त्यागता है और जो अच्छी परंपराएं होती हैं उनको अपनाता है। आज समाज को समझना चाहिए कि एक तरफ पराली भी चल रही है, उसी समय में दिवाली का भी त्योहार है। ये हर साल पिछले करीब 4 साल 5 साल से हो रहा है। एक्चुअली में 2010 में एनडीपी बनने के बाद कभी उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं किया। इस साल उसने क्या किया कि उसने 18 राज्यों के 120 जिलों से रिपोर्ट मंगवाई एनसीआरबी से, वो नेशनल एनसीआरबी नहीं, नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड से रिपोर्ट मंगवाई। ठीक है। और वो नहीं बोलते तो उसने राज्य सरकारों को ये ऑप्शन दिया कि आप अपने आप उस वहां पे बैन लगाइए। कुछ राज्य सरकारों ने किया है, कुछ राज्य सरकारें करेंगी, नहीं करेंगी तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी शायद आज या कल तक शायद फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का भी। ठीक है। संदीप, दूसरी चीज रही आपकी जो मिठाइयों के ऊपर, तो मिठाइयों देखिए ऐसा है कि हर आदमी मिठाइयों को बहुत कुछ कहिएगा। ठीक है, संदीप को एक बार सुन लेते हैं। जैनेंद्र, एक बार संदीप को सुनते हैं। को ये मिठाई की बात आएगी, फिर ये लोग कुछ भी कितने भी स्तर तक गिर जाएंगे, और दुख इसलिए होता है कि इस काम में हमारे हिंदू भाई ही शामिल हैं, वही ऐसे कामों को। अरे संदीप भाई माफ करिए, हर चीज में हिंदू मुसलमान मत लाया कीजिए, कभी तो टॉपिक पे बात किया कीजिए। हर चीज में हिंदू मुसलमान आप घुसा देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो ऐसा भारत। अरे संदीप भाई, सारे हिंदू पूजा करते हैं, सारे हिंदू मंदिर जाते हैं, लेकिन उन्हीं मंदिर को कह रहे हैं कि पटाखों पे बैन लगाना सही है, तो सरदार खान लग रहे हैं मुझे। चलिए बहरहाल, कैसे मनाए? बीजेपी वाले जिस राज्य में सत्ता में नहीं होते वहां हिंदू की बात करते हैं, सत्ता में आ जाने के बाद हिंदुओं को भूल जाते हैं। नहीं, ये तो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया बात इस पूरे डिबेट में। दिल्ली में अभी सत्ता में नहीं है इसलिए हिंदुओं की बात कर रहे हैं, दिल्ली में सत्ता में आ जाएंगे तो भूल जाएंगे, वो भी उतने ही
जोश के साथ कर्नाटक का उत्तर पटाखे दीजिए बैन ना। करेंगे, जैसे कर्नाटक की बात कीजिए ना। बिल्कुल मुकेश जी तो ठीक है, मुकेश आनंद भी हमारे साथ हैं। मुकेश आनंद हमारे साथ है। मुकेश जी फाइनल रिमार्क आपसे ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। मुकेश आनंद, मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया गाते थे। तो ये हनुमान के इष्ट राम के घर वापसी, या फिर आप कह सकते हैं अयोध्या वापस आने के दिन को आप बैन करेंगे क्या आने वाले दिनों में दिल्ली में? दीपावली भी ना मनाए। जिस तरह से डिबेट चल रही है और दिए पर और मिठाई पर, मैं नहीं जानता कि वो हास्य के संदर्भ में है या उस पर कोई सीरियस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस डिबेट को सीरियसली लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगी, आदमी सभी बंधनों से छूट जाएगा। तो उम्मीद है कि एक साइंटिफिक इस पे काम आएगा, और जब साइंटिफिक उस पे होगी, हम पूर्वाग्रह के बिना बहस कर सकेंगे, तो शायद हम कोई सार्थक इस पे रिजल्ट निकाल सकेंगे। चलिए बढ़िया, बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ही बताएगा, और 10-20 सालों में अगर आप ये भी देखेंगे कि आने वाले वक्त में कि दिए भी बैन होंगे और मोमबत्तियां भी बैन होंगी और बहुत सारी चीजें बैन होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए। सुजीत जी माफी के साथ, सॉरी। जय हिंद।